माय नेम इज़ अंकित लीला सिंह और आज मैं आपके लिए इंग्लिश का सेट 2 लेकर आया हूं जिसमें हम DSSB के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे लेकिन काफ़ी कंटेंटफुल वीडियो होगा आपके लिए। चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है दैट इज वो में आपको फिलअप करना है इसके अंदर, दैट इज फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड एज पर द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है ऑटम इज़ द डैश ऑफ विंटर, राइट। अब आप देखिए आपने पढ़ लिया लेकिन आप आइडिया नहीं लगा सकते, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऑप्शन को रीड कीजिए। पहला ऑप्शन है हार्बिंजर एंड ऑप्शन सेकंड इज़ व्हाट, ऑप्शन सेकंड इज़ हैज़ार्ड, थर्ड इज़ हैरंग एंड फोर्थ इज़ हॉक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की, हार्बिंजर की, इस वर्ड का क्या मतलब होता है कि कोई भी बुरी घटना के होने का संकेत, राइट, दैट इज़ हार्बिंजर। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हैज़ार्ड मतलब खतरनाक, डेंजरस। हैरंग मतलब कि किसी पे आप चिल्लाना, राइट, टू लाउड एंग्रीली, स्पेशली जब हम कहीं जा रहे हैं, लेट हो गए हैं किसी मीटिंग में, तो जो आपका बॉस आपके ऊपर जो रिएक्ट कर रहा है दैट इज व्हाट हैरंग। होक्स की बात करें तो होक्स का मेरे प्यारे बच्चों क्या मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि किसी भी झूठी चीज़ को सच साबित करने की कोशिश करना। और आप जानते होंगे ये, आई थिंक आप सभी लोग एक्सपीरियंस भी करते होंगे अपनी लाइफ में, कई बार आपने किया होगा। तो मुझे लगता है कि इस वर्ड का जो पहला ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि ऑटम क्या है, विंटर के ख़त्म होने का संकेत है, राइट। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और मेरे प्यारे बच्चों आपको इसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो करेक्ट टेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। अभी इस बात को आप जानते होंगे कि टेंस, कौन सा टेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं वो किसकी हेल्प होती है, हेल्पिंग वर्ब की होती है। हेल्पिंग वर्ब, राइट, हेल्पिंग वर्ब को ही हम टाइम वर्ड कहते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके आप टेंस को बता सकते हो कि कौन सा टेंस इसके अंदर यूज़ हुआ है, राइट, यस और नो। क्योंकि आप सभी इस बात को जानते होंगे जिनको बेसिक नॉलेज होगी टेंस की, कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब ये तो सब में ही कॉमन होते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होता है हर टेंस में चेंज होता चला जाता है। आई एम, जहाँ भी आपको इज़, एम, आर प्लस V1 प्लस ING लगे तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो आप एक बार इसको सुनिए। मैंने क्या बोला, 3 मेन वर्ब होते हैं आपके, 3 जो वर्ब्स होते हैं उन पे बेस्ड है बाकी सारी वर्ब। जैसे एक तो बी वर्ब होता है, बी वर्ब की बात की जाए, और एक बात होता है डू, एंड तीसरा जो होता है हैव, राइट। और टेंस भी हमारे ऑलमोस्ट जो होते हैं, एक टेंस के 3-4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी वर्ब का जो यूज़ होता है वो किस में होता है, कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होता है। चाहे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, पास्ट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, जो बी वर्ब है इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या बोलते हैं, इज, एम, आर। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगती है, ING लगती है, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वॉज वर्ब लगेगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी ING लगेगी, राइट। और अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो विल, बी एंड शैल बी होता है, और इसके साथ जो V1 के साथ क्या लगती है, ING लगती है। ये जो बी है, जो बी जो है, बी को ही प्रेजेंट में इज, एम, आर कहा जाता है, पास्ट में वॉज वर्ब कहा जाता है, और विल बी, शैल बी क्या कहा जाता है, फ्यूचर में। बेसिकली विल और शैल फ्यूचर डिनोट करने के लिए होता है, और बी यही वाला पूरा का पूरा बी यहाँ पे लग जाता है कॉन्टिन्यूअस का एक्सप्रेशन देने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आई एम लर्निंग है, आई एम लर्निंग, तो आप यहाँ से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता सकते हैं। वॉज लर्निंग होता तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे जाते, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस पार्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये आपको पूरा स्टेटमेंट गिवन है और इसमें से आपको क्या करना है, कोई एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें एरर होगा और हो सकता है एरर ना भी हो, तो आपको जो ग्रामेटिकली रॉन्ग पार्ट है उसको फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैं स्टेटमेंट एक बार रीड करता हूँ। डूरिंग सर्टेन सीजन्स सेवरल पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्नोफॉल्स। तो आप यहाँ पे ये देखो कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें नो एरर है, सेकेंड है डूरिंग सर्टेन सीजन्स, थर्ड इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्नोफॉल्स, एंड फोर्थ है सेवरल पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये एक्सप्रेशन देखेंगे डूरिंग सर्टेन सीजन, तो भाई ठीक है, किसी भी सीजन के अंदर इसमें एरर कोई नहीं है। एंड सेवरल पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, अब देखिए आप किसी भी प्रदेश के पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो आप उसमें सेवरल यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, सब काउंटेबल होते हैं, तो काउंटेबल के लिए सेवरल यूज़ किया जाता है। इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्नोफॉल्स, ये जो सब्जेक्ट टू है बेसिकली ये इसका मेन एरर है, और आप सब्जेक्ट टू देखेंगे ऑप्शन 3 में है, राइट, ऑप्शन सी में, तो ये आपका एरर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन 4 पे मूव कर लेते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड।
आपको स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर से वो पार्ट फाइंड आउट करना है जो कि रॉन्गली स्पेल्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार स्टेटमेंट रीड करता हूँ। सी नीटली फोल्डेड ऑल हर स्कार्फ्स, हैंडकरचीफ्स एंड मफलर्स एंड स्टोर्ड देम इनसाइड द ड्रॉवर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए मुझे कौन सा शब्द ऐसा है जो कि गलत लिखा हुआ है, राइट? ये जो सी नीटली फोल्डेड ऑल हर स्कार्फ्स, तो ये मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी वर्ड गलत है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप इस बात को जानते हो मेरे भाई कि वाइफ को कब प्लूरल बनाओगे तो वाइफ्स होता है। ये बेसिकली उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। नाइफ की बात करो, नाइफ का क्या होता है? नाइफ्स होता है। ये जो हैंडकरचीफ एंड मफलर्स है, इसमें एरर है क्योंकि इनकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। बाकी आप देखोगे सी नीटली फोल्डेड ऑल ओवर स्कार्फ्स, ये भी ठीक है, नो एरर में तो ऑप्शन नहीं है। एंड स्टोर देम इनसाइड द ड्रॉवर। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कोलोकेशन। तो इसमें सब करेक्ट कोलोकेशन से आप फिलअप करना है। रिच मील, फास्ट मील, लेजी मील, क्विक मील। सो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आई रिक्वेस्टेड मॉम टू सर्व मी अ डैश बिफोर आई हेड आउट फॉर द मीटिंग। देखिए, वो किसी मीटिंग में जाना चाहता है। जब आप किसी मीटिंग में जाना चाहते हैं तो मील कैसी लेंगे? क्विक मील लेंगे, लेजी मील लेंगे, कैसी लेंगे? तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे जो मील लूँगा वो कहीं मुझे जाने से पहले से जल्दी चाहिए, तो क्विक मील होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्विक मील होगा, राइट? सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6। Select the word segment that substitute replaces the bracketed word segment correctly and complete the sentence meaningfully। यानी यहाँ पे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। सेंटेंस के अंदर जो ब्रैकेट वाला पार्ट देख पा रहे हो, ये गलत लिखा हुआ है और इसको हमें क्या करना है? मॉडिफाई करके करेक्ट फॉर्म में इसको लिखना है, राइट? और अगर हमको लगता है कि ये सही लिखा हुआ है तो हम किस पे जाएंगे? नो करेक्शन रिक्वायर्ड पे जाएंगे। चलिए एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। इफ अनसक्सेसफुल ही वुड बी एक्सपेक्टेड टू डिस्पोज सेवरल प्रॉपर्टीज टू पे डाउन डेट। अगर वो अनसक्सेसफुल रहता है, असफल होता है, तो वो अपने डेट्स को पे करने के लिए जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको क्या करेगा? बेचेगा। इसे बेचना पड़ सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो नाउ अब देखिए, ऑप्शन ए तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। बी है ही विल बी एक्सपेक्टेड टू डिस्पोज सेवरल। ऑप्शन सी इज ही इज एक्सपेक्टेड टू डिस्पोज ऑफ सेवरल। एंड डी ही वॉज एक्सपेक्टेड टू डिस्पोज सेवरल। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो सारा खेल है किस चीज़ का है? हेल्पिंग वर्ब का है। तीनों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, बाकी सब ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा स्टेटमेंट के अंदर कैसी मीनिंग आ रही है। तो इफ़ अनसक्सेसफुल, राइट? अगर वो अनसक्सेसफुल होगा, ही वुड बी एक्सपेक्टेड टू डिस्पोज सेवरल प्रॉपर्टीज टू पे डाउन डेट। तो इसमें जो लगता है कि बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है, एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होना चाहिए। ही इज एक्सपेक्टेड टू डिस्पोज ऑफ। अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड से हमें किस चीज़ का सेंस मिल रहा है? फ्यूचर का सेंस मिल रहा है। तो इसके साथ विल का यूज़ करना क्या हो जाएगा? सुपरफ्लूअस हो जाएगा। तो हम इसके साथ विल का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे? इज एक्सपेक्टेड अपने आप में ही किसका सेंस देता है? फ्यूचर का देता है, राइट? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विल भी एक्सपेक्टेड नहीं होता, सुपरफ्लूअस हो जाएगा, तो ये भी एरर होगा। और एरर तो है ही इसके अंदर, क्योंकि वुड भी फ्यूचर सेंस दे रहा है और एक्सपेक्टेड है। तो अब नेक्स्ट बात आ जाती है पास्ट की। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या पास्ट में कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो? पास्ट में तो चीज़ें क्या होती हैं? हो चुकी होती हैं। तो वहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है, सीधा ये सेंस आता है। एक्सपेक्टेशंस कब आती हैं? फ्यूचर के लिए आती हैं। और इज एक्सपेक्टेड किस चीज़ का रेफरेंस दे रहा है? फ्यूचर का। विल के साथ एक्सपेक्टेड अगर यूज़ करते हैं तो सुपरफ्लूअस हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विल अपने आप में ही क्या होता है? किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। और एक बात आप याद रखना है, विल और शैल, विल और शैल क्या करते हैं? ये फ्यूचर टेंस की जानकारी देते हैं। और आप जानते होंगे सर कि विल का जो यूज़ होता है, शैल का यूज़ आप नॉर्मली जानते होंगे आई के साथ, और किसके साथ होता है? वी के साथ होता है। अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल लगता है। लेकिन आप कई जगह पढ़ते होंगे कि आई के साथ भी विल यूज़ किया जाता है, वी के साथ भी विल यूज़ किया जाता है। तो ऐसा होता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विल और शैल के साथ अगर इसको हम रिवर्स करके लिख दें कि विल के साथ तो हम लिख रहे हैं आई एंड वी, और शैल के साथ हम लिख रहे हैं क्या? अदर सब्जेक्ट। तो ये कुछ सर्टेन कंडीशन में होता है कि जैसे कोई वार्निंग हो, ठीक है? अगर हम अपनी डिटर्मिनेशन को शो कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन जैसे कि आप ये कहना चाहते हो कि दिस ईयर आई विल क्रैक द एग्जाम, तो ये आई विल क्रैक द एग्जाम कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप कंप्लीटली डिटरमाइंड हो, राइट? वार्निंग, डिटर्मिनेशन, थ्रेट्स, इनके लिए आप क्या करते हो? ये वाली सिचुएशन यूज़ करते हो। जैसे आप क्वेश्चन पेपर में आप देखते होगे कि नो कैंडिडेट शैल अलाउ टू ओपन द क्वेश्चन पेपर प्रायर अनाउंसमेंट, राइट? अनाउंसमेंट से पहले किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा कि क्वेश्चन पेपर को खोलने के लिए। तो आप एक अदर के साथ क्या यूज़ किया गया? सेल का यूज़ किया गया। लेकिन हम तो नॉर्मल ये पढ़ के आए कि आई और वी के साथ सेल यूज़ किया जाता है। तो आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि आई और वी के साथ सेल यूज़ तो करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। लेकिन ये कंडीशन कब लगती है? जब ये कुछ ये सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, वार्निंग हो, डिटर्मिनेशन हो, या ऑफिशियल
कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, उसके साथ हम ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ये समझ गए इसका आंसर क्या था, एक बार फिर से बता देता हूँ। अब इसका आंसर जो था थर्ड ऑप्शन, ही इज एक्सपेक्टेड। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, some parts of the sentence have been jumbled and labeled PQRS. Select the option that gives the correct sequence in which these parts can be rearranged to form a meaningful and grammatically correct sentence. Right? यानी कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो किस चीज़ का है, PQRS का है, जिसको हम बोलते हैं जम्बल्ड वर्ड्स। तो यहाँ पे जो सेंटेंस हैं ये जो लिखे हुए हैं ये मिलकर कोई एक मीनिंगफुल एसोसिएशन क्रिएट कर रहे होंगे और आपको क्या करना है, उस मीनिंगफुल एसोसिएशन को फाइंड आउट करके लिखना है। अभी ये डी अरेंज्ड वे में है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले ऑप्शन को देखिए किसके शुरू हो रहा है, पी से, आर से, एस से और एस से। तो ये बात तो आप श्योर हो गए कि सर ये जो स्टेटमेंट जो है शुरू होने वाला या तो पी से शुरू होगा या आर से या एस से, ये क्यू से शुरू नहीं होगा। राइट, तो हमें क्यू को पहले रख के चेक भी नहीं करना है। एक बार हम ये चेक करेंगे फिनिश किससे हो रहा है, फिनिश एस से हो रहा है, एस से, आर से और पी से। राइट, तो पी आर एस, यहाँ क्यू जो है ना, क्यू बीच में आएगा, ये बात पक्की है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन से हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिली, क्योंकि 3 ऑप्शन हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। अब देखिए इनको मैं कैसे करते हैं, इनको देखो जैसे अगर ये मैं ऑफ की बात करूँ, राइट, ऑफ जो है कि क्या है, ये एश्योरेंस ऑफ, यानी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। राइट, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो अब मैं ये चेक करूंगा ऑफ के बाद इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑफ के बाद ये कुड जो है, कुड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होता है, तो पी के बाद तो क्यू नहीं आएगा। राइट, तो पी के बाद क्यू है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि जब ये आपका जो प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशंस के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उनके साथ हमेशा आईएनजी लगता है, और कोई अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। राइट, यानी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, ठीक है बच्चे। तो आपने ये देखा पी के स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। तो ऑफ के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव केस में होगी। तो मैंने क्यू को कंसीडर किया, तो क्यू में कुड आ रहा है, और कुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि या तो यहाँ पे वर्ब होता तो आईएनजी के साथ होता है, या फिर ऑफ है तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा डेल्फिक ओरेकल, ये हो सकता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड ऑफ द करेक्शन, ये भी हो सकता है, ऑफ द करेक्शन, क्योंकि ऑफ द करेक्टनेस पार्डन, तो ये भी क्या ऑब्जेक्टिव केस का स्टेटमेंट है, तो ये भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात तो क्लियर है। अब मैंने ये नहीं बोला कि पी से स्टार्ट होगा, मैंने ये बोला पी के बाद क्या होगा, क्यू नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए गायब है, पी के बाद क्यू कहीं और आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये भी गायब है। तो हमारे पास ऑप्शन बी बचे और ऑप्शन डी बचे, इनमें से कोई एक आंसर है। राइट, अब हमें ये चेक करना है स्टेटमेंट आर से शुरू होगा या एस से शुरू होगा, और कोई और ट्रिक लगती है तो हम वो लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये, नेवरदलेस थ्रू द डेल्फिक ओरेकल, अगर मैं इसको बात करूँ डेल्फिक ओरेकल, द पुलिस कुड एंश्योर, ऑब्वियसली इसके बाद ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, वर्ब आती है। ठीक है, वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद। तो मैं देख रहा हूँ वर्ब जो है किसी में नहीं है, अगर आर के बाद करूँ तो क्यू में ही, इसके अंदर ये वर्ब है। तो आर के बाद क्यू आएगा, ये बात पक्की है, और आर के बाद क्यू यहाँ भी है और आर के बाद क्यू यहाँ भी है। तो इससे भी हम परफेक्ट कंक्लूजन पर नहीं जा सकते। श्योर समवन, इफ के बाद पी है, इफ एम्बिगुअस एश्योरेंस ऑफ द करेक्टनेस ऑफ इट्स रिलीजियस डिस्कोर्स। तो आप ये पढ़ के देख पा रहे हो कि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट आ रहा है और ये करेक्ट है, और हमने जो ट्रिक्स लगाई उसको फॉलो भी कर रहा है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे एस आर क्यू पी पे, तो एस से शुरू करें द करेक्टनेस, नेवर थ्रू द करेक्टनेस, क्या ये पॉसिबल है थ्रू द करेक्टनेस। एक तो ये दो बार दा लग सकता है, ये और ये, तो एस से भी शुरू नहीं होगा, 2 बार दा तो नहीं लग सकता, देखिए इसके एंड में दा है और यहाँ भी दा है, तो एस से भी शुरू नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें पी क्यू आर इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये जो हमारा स्टेटमेंट है, नेक्स्ट है हमारा क्या, बिल्डिंग। ये आपको बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं, और आपको बताना है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कोई एक वर्ड कैसे डिनोट कर सकता है। बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑक्युपाइड बाय अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर रिलीजियस वॉल्स, यानी कि ऐसे जहाँ पर सिर्फ साधु संत मॉन्क्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री बोलते हैं। आप सही इस बात को जानते होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोनेस्ट्री हो जाएगा। राइट, सो इन दिस क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को समराइज करूं तो ये आपसे ये बोल रहा है कि ये जो नीचे गिवन क्वेश्चन है, इसको जो है ये ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसमें कोई गलतियां हो सकती है, और आपको क्या करना है, अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट करके बताना है। नीचे जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कोई एक आंसर होगा। राइट, तो आप ये देखेंगे, बाय 1904 ओवर 37,000 समन्सेस फॉर अनपेड स्कूल टैक्सेस वर इशूड। देखिए समन्सेस वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है कि कोई कोर्ट से ऑर्डर
आना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इस आसान भाषा में, दैट इज़ व्हाट एन ऑर्डर टू अपीयर इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि आपके घर पे कोई नोटिस आया है, न्याय आदेश है कि आपको जो है कोर्ट में आना पड़ेगा, राइट। ये मतलब होता है इसका कि तो ये लगभग 1904 तक क्या था, 1904 तक लगभग 37,000 समन्सेस थे फॉर अनपेड स्कूल टैक्सेस जो इशू किए गए थे विद 1000 हैविंग देयर प्रॉपर्टी सीज्ड एंड 80 प्रोटेस्टर्स गोइंग टू प्रिजन। तो इसमें लगभग हज़ारों लोगों की प्रॉपर्टी सीज हो गई थी और 80 प्रोटेस्टर्स ऐसे थे जो कि जेल में गए, राइट। तो आप एक बात को देखेंगे कि यहाँ पे काउंटेबल चीज़ है, काउंटेबल की बात करें 37,000 है, तो जब काउंटेबल के साथ जो है अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल फॉर्म बनेगी। और यहाँ पे कन्फ्यूजन जो कि माइंड में, क्योंकि यहाँ पे समन्स लिखा हुआ है, बच्चों को लगता है ये समन्स जो है ऑलरेडी प्लूरल है तो ईएस नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये ऑलरेडी प्लूरल है तो, लेकिन दिखने में ये आपका क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन क्या होता है, सिंगुलर होता है, राइट। यहाँ तक का जो वर्ड है समन्स, जिसको मैं डिफरेंट कलर से अंडरलाइन करता हूँ, तो आपको ये याद रखना है जो समन्स है ये समन्स एक सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल बनाने के लिए हम इसके अंदर ईएस को ऐड करते हैं। तो अब देखें किसी में भी ईएस नहीं लगा हुआ है तो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और ये ऑप्शन हमारा सही है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये सही लिखा हुआ है। आगे मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। When Matt's parents used their dash to build the school's new facility, Matt was quickly admitted to the college. तो यहाँ पे मैथ्स के पेरेंट्स उन्होंने यूज़ किया, क्या यूज़ किया वो ऑप्शन में देखते हैं क्या हो सकता है। टू बिल्ड द स्कूल्स न्यू फैसिलिटी, की स्कूल की न्यू फैसिलिटी को बिल्ड करने में उन्होंने हेल्प की, तो मैथ को काफ़ी जल्दी एडमिशन मिल गया था कॉलेज के अंदर। तो कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस हम जानते हैं क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे नदियाँ जो है मिलती हैं उनके कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है संगम को। इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का अपोजिट, कॉन्सिक्वेंस जो होता है किसी चीज़ का बुरा परिणाम, उसका अपोजिट होता है कॉन्ग्रुएंस का मतलब भी समागम होता है, और एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, अपनी रिचनेस, ठीक है, अमीरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आपको मिल गया इसका आंसर एफ्लुएंस, यानी कि जो मैथ्स के पेरेंट्स ने अपनी अमीरी, अपनी पैसे का यूज़ किया था स्कूल को की न्यू फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। सो दैट्स वाई मैथ वाज क्विकली एडमिटेड टू द कॉलेज, तो उसको इजीली एडमिशन मिल गया था कॉलेज के अंदर। 11th क्वेश्चन है, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। इस स्टेटमेंट के अंदर 3 पार्ट्स है और उन तीनों पार्ट में से किसी एक में एरर हो सकता है और ये भी हो कि उनमें एरर ना हो। तो आपको जो है एरर वाले पार्ट को ढूंढना है, इफ एनी, अगर है तो, अगर एरर नहीं है तो क्या करोगे, नो एरर पे क्लिक करोगे, राइट। तो मैं एक बार स्टेटमेंट को पढ़ दूं। मैसन वाज कोटेड सेइंग दैट आवर फिजिकल साइंस इज नॉट अ डिडक्टिव सिस्टम बट अ सीरीज ऑफ जनरलाइजेशंस बेस्ड इन ऑब्जर्वेशंस ऑफ फाइनाइट मोड्स। तो मैं एक बार इसका मतलब बताने की कोशिश करता हूँ और आप इस चीज़ को प्लीज समझिएगा। मैसन वाज कोटेड सेइंग दैट, कि मैसन को ये कहते हुए पाया गया था कि आवर फिजिकल साइंस इज नॉट a deductive system but a series of generalizations based in observation of finite modes। कि जो हमारा फिजिकल साइंस है वो कोई डिडक्टिव सिस्टम नहीं है बल्कि क्या है, जनरलाइजेशंस की सीरीज है जो कि किस चीज़ पे बेस्ड है, बहुत सारे सर्टेन जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन पे बेस्ड है। ये आप देखोगे ना, ये क्या है, एक तरीके से नरेशन में जो इनडायरेक्ट स्पीच की बात की जा रही है, तो उसमें क्या होता है, वॉज कोटेड नहीं आता तो डायरेक्टली कोटेड लिखा जाता है, ठीक है। मैसन कोटेड या फिर मैसन सेड, ये कोटेड है, सेइंग भी है। दिस इज एरर, कि मैसन वाज कोटेड सेइंग दैट, ये पार्ट परफेक्टली एरर है जो कि नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, ये है तो इसको आप एरर कंसीडर करेंगे। 12th क्वेश्चन की बात करें, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से 4 शब्द हुए, इनमें से कोई एक शब्द क्या है, सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो एक बार में देख लेते हैं कि इसमें से सही कौन सा हो सकता है। इनएडवर्टेंट, ये गलत है। आप देखेंगे इनएडवर्टेंट, ये भी गलत है। इनएडवरेंट और इनएडवर्टेंट, तो इनमें से कोई एक सही हो सकता है, तो बताइए कौन सा सही है। सो गाइज, इनएडवर्टेंट वर्ड जो है ये वाला जो परफेक्टली सही है। ये जो ईडियम आया है यहाँ पे, इस ईडियम की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये बोला गया क्रैक समवन अप, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्रैक समवन अप, तो किसी को क्या करना है, क्रैक कर रहे हो, तो तोड़ोगे तो नहीं। एक बार पहले ऑप्शन को रीड कर लो मेरे बच्चों, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट पे जाना है। एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और ऑब्स्टेकल, ये तो नहीं हो सकता। अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, राइट, ये भी नहीं है, ये भी सेंसलेस है। इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म, ये भी जो है इतना सेंसफुल नहीं लग रहा है। तो टू मेक समवन लाफ, इसका करेक्ट मीनिंग होता है किसका, टू क्रैक समवन अप का, राइट, किसी को बहुत बुरी तरीके से हंसाना। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट 14th। आप देखोगे एंटोनियम बताना है किसका, मेटिकुलस का। मेटिकुलस किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेटिकुलस उनके लिए यूज़ किया जाता है जो कि किसी भी काम को बहुत अटेंटिवली करते हैं। तो इसके लिए स्लोपी वर्ड जो परफेक्ट है, स्लोपी की बात करें, लेजी की बात करें, राइट, इनअटेंटिव की बात करें, वो सब किस में आ जाएगा, मेटिकुलस में आ जाएगा। 15 पे आ जाते हैं। 15 क्या है, द फॉरनर्स
डैश इमोशंस मेड हिम वंडर इफ कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट वॉज अ राइट डिसीजन। फॉरेनर्स का जो कोई डिसीजन हो सकता है, डैश इमोशंस, वेवरिंग इमोशंस है, होवरिंग है, मैनवेवरिंग है, फेवरिंग है, वी डोंट नो, मेड हिम वंडर कि उसे सोचने पे मजबूर कर दिया, सोचने पे वो कर दिया कि इफ़ कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज अ राइट डिसीजन, कि यूनाइटेड स्टेट आना क्या मेरा सही डिसीजन था। तो देखिए होवरिंग वर्ड की बात करें तो होवरिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, होवरिंग वर्ड का मतलब होता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनका आसमान में ऐसे ग्रुप लगा के, झुंड लगा के उड़ना, किसी मंडराना, कहीं पे उड़ना तो नहीं, मंडराना इसका परफेक्ट मीनिंग होगा। और या फिर आप अगर मैन के सेंस में बात करें तो किसी के आसपास खड़े होकर उसका वेट करना, होवरिंग। मैनूवरिंग का मतलब क्या होता है, चाल होती है, पैंतरेबाजी होती है, जो आजकल आप देखते होंगे कि हमारे जो ये रियलिटी शोज हैं उसमें ये इस वर्ड का मतलब इस वर्ड की जो मीनिंग है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। वेवरिंग की बात करें तो वेवरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि मतलब हम डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हम एक कमज़ोर डिसीजन ले रहे हों। तो मुझे लगता है आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि इसका जो आंसर है मेरे बच्चे, द फॉरेनर्स वेवरिंग इमोशंस, राइट, वेवरिंग इमोशंस मेड हिम वंडर इफ कमिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज अ राइट डिसीजन। जो एक कमज़ोर डिसीजन था उसका, उसने उस पर सोचने को मजबूर कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट आना उसका ये सही डिसीजन था या नहीं था। गिल्ड ऑफ द लॉइन, गिल्ड ऑफ द लॉइन का क्या मतलब होता है, ये भी एक ईडियम है और इसका मतलब अगर हम बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले सरेंडर है, बी है पुट योरसेल्फ इन टफ पोजीशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट समवन समथिंग, गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, या फिर टू बी रेडी। गिल्ड ऑफ द लॉइन, तो इसका जो मतलब होता है टू बी रेडी, इस ईडियम का मतलब क्या होता है, टू गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, इसके लिए सैक फ्रॉम द जॉब यूज किया जा सकता है। और बाकी बात करें सरेंडर की, सरेंडर हो गया, सरेंडर मतलब किसी के सामने आत्मसमर्पित कर देना, खुद को ला के खड़ा कर देना अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए। द सेंटेंस बिलो हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। ये एक आपका एरर करेक्शन स्टेटमेंट है, इसमें जो एरर पार्ट है आपको वो ढूंढना है, और अगर कोई एरर नहीं है तो आप उसे नो एरर पे क्लिक करेंगे। तो स्टेटमेंट है देयर वॉज एन इंक्रीज रिस्क टू बेबीज हेल्थ बट इट वॉज अ मल्टीपल बर्थ। तो स्टेटमेंट है, 4 पार्ट है आपके, एक ये वाला पार्ट है, एक ये पार्ट है और तीसरा पार्ट ये है। तो इन तीनों पार्ट में से कहीं एक जगह एरर होगी, और हो सकता है क्या कि वो एरर ना होगा, फिर क्या होगा, नो एरर होगा, तो आपको नो एरर पे क्लिक करना पड़ेगा, एरर नहीं होगा तो देखिए मैं पढ़ लेता हूँ, देयर वॉज एन इंक्रीज रिस्क। ठीक है जी, आप एक बार एन को चेक करेंगे और इनके साथ इन लग रहा है तो ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, कोई एक हम डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट चीज़ है, तो आप, और यहाँ पे एन का यूज सही है इंक्रीज के अकॉर्डिंग, तो पार्ट ए में तो एरर नहीं है। टू द बेबीज हेल्थ बट इट वॉज अ मल्टीपल बर्थ। अब देखिए मल्टीपल बर्थ की बात की जा रही है, तो मल्टीपल बर्थ का मतलब क्या हो गया, तो कि हेल्थ की रिस्क की बात कर रहा है बेबीज़ की, तो बेबीज़ की रिस्क की बात कर रहा है, तो आपको ये नहीं लगता ये होना चाहिए, यस और नो, यस और नो, तो आप बोलोगे यस सर प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिंगुलर है, ये तो एपोस्ट्रॉफी किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं किसी की उसके लिए यूज़ करते हैं, अपना अधिकार दिखाने के लिए, बेबीज़ हेल्थ, बेबी का हेल्थ, तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था और ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, BABIES प्लूरल और फिर एपोस्ट्रॉफ। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो एपोस्ट्रॉफ यूज़ करते हैं, अगर मैंने ऐसे लिखा और कोई प्लूरल वर्ड है, राइट, प्लूरल वर्ड तो ना बोलूँ, उसका जो करेक्ट मतलब होता है ये होता है कि अगर कोई ऐसे वर्ड जो से एंड हो रहे हैं, राइट, जैसे मैंने बोला सोमेश, तो यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रॉफ लगाऊंगा और यहाँ पे एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। बेबीज़, तो बेबीज़ में भी यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ लगाया जाएगा और यहाँ पे भी एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, राइट, तो इस बात को ध्यान रखना। तो इसको जो करेक्ट तरीके से लिखने का तरीका ये था, इस तरीके से, और इन्होंने ऐसे नहीं लिखा, तो ये पार्ट आपका एरर है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनमें से 4 शब्द ऐसे हैं जिनमें से एक शब्द क्या है, सही है, बाकी आपके 3 शब्द गलत होंगे, तो फटाफट बता दीजिए इनमें से कौन सा सही है। तो आप बोलोगे सर ये जो एबेरेंट की जो ये वाली स्पेलिंग है ये परफेक्टली सही है, बाकी 3 गलत हैं। 19th क्वेश्चन, ये ट्रीटिंग समथिंग और समवन विद लैक ऑफ सीरियसनेस और ड्यू रिस्पेक्ट। तो लेविटी वर्ड ऐसा होता है, लेविटी वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को लेकर प्रॉपर रिस्पेक्ट शो ना करना, तो राइट, तो इसमें उसी की बात की जा रही है, क्या किसी चीज़ के लिए यार किसी को सीरियसली ना लेना और उतनी रिस्पेक्ट शो ना करना जितनी करनी चाहिए, रिस्पेक्ट की कमी होता है। लेवाइटी जो है करेक्ट आंसर है इसका। लस्टर की आप बात जानते हो, किसी चीज़ की चमक के लिए हम लस्टर का यूज़ करते हैं। लॉरल, भाई कोई चीज़ जो किसी को अट्रैक्ट करती है। इसी तरीके से एक वर्ड लल है, इसका एक कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसका आंसर कीजिएगा, इसका क्या मतलब हो सकता है। 20th क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको सोनियम बताना है 20th क्वेश्चन के अंदर, जिस क्या है रिकंडाइट। रिकंडाइट वर्ड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को
छिपाना, सिंपल तो नहीं होगा, छिपाने के लिए ऑब्वियस भी नहीं होगा। अबेंडन मतलब क्या होता है, त्यागना होता है। तो बचा गया कंसील्ड। कंसील्ड मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को छिपाना, किसी चीज़ को छिपाना। दैट इज व्हाट, इसका प्रॉपर सिनोनियम क्या होगा, कंसील्ड होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो हम आशा करते हैं कि आप हमें आगे भी वैसा ही रिस्पांस देंगे जैसा आपने पहले दिया था। आज के लिए यही 20 क्वेश्चन थे और ऐसी ही और वीडियोस चैनल पर लगातार आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं, ताकि हम और ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आपके सामने कंटेंट लेकर आ पाएँ। और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि कमिंग क्लासेज में हम और ज़्यादा ऐसे पेपर लेकर आएँ जो कि कंप्लीटली कंटेंटफुल हो, कि 28 क्वेश्चन तो हो वो 20, लेकिन उसमें से आपको लगभग 50 क्वेश्चन के बराबर सीखने को मिले। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अपना रिस्पांस प्लीज़ दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।